हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रैब विज्ञान। हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है पूरा ओवरव्यू कर चुके हैं और अभी बारी आई है इसी एनसीईआरटी की बुक में जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के। तो आज हम जितने भी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में उन्हें कंप्लीट करेंगे, उन्हें समझेंगे। ठीक है, आंसर्स तो आपको मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें अच्छे से समझ पाएँ आंसर्स को। ठीक है, साथ में लिखेंगे भी। और इस जो भी आंसर हम लिखेंगे इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चंस का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आपकी बुक में फर्स्ट एक्टिविटी है यही। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर उसका आंसर हम लिखेंगे जिससे कि हमें समझ में भी आ जाए। ऐसा होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो मान लो एक ऐसी रिबन हो। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं हम लोग साइंस में। वैसे स्मॉल mg नहीं लिखना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होता है, पहला वर्ड कैपिटल फिर उसके बाद स्मॉल। तो Mg बहुत ही रिएक्टिव है। कैसा है ये, बहुत ही रिएक्टिव। और ये बहुत रिएक्टिव है इसीलिए इसके आसपास की हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये उस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इस बीच यहाँ कहीं पे ये अपने सरफेस के ऊपर जो हवा आ रही है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है। देखो ये तो है Mg, तो ये Mg ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेता है, MgO। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओ सॉरी, हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें हमने एक गलती करी है, सिर्फ O कभी नहीं होता है, O के साथ 2 भी होता है। ठीक, अब ये तो हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात कर ली, बट होता क्या है, देखो ये रिबन जो है इसके ऊपर जब एक बार ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है प्रोडक्ट, MgO। और ये MgO रिबन की ऊपरी लेयर पे रहता है। ठीक है, ये ऊपरी लेयर पे पड़ा रहेगा। जैसे मान लो कोई बहुत लंबे टाइम से कोई टेबल पड़ी है उसके ऊपर धूल गिरी रहती है ना, तो वो ऐसे ही रहती है उसके ऊपर। तो जब आपको क्या करना है, कुछ काम वाम करना होता है तो पहले टेबल साफ़ करते हो। तो ऐसे ही जब आपको कोई रिएक्शन करवानी हो मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम तो आपने बहुत लंबे टाइम से रिबन को रखा हुआ है अलमीरा में या कहीं भी आपने रखा हुआ है, तो उसे रिएक्शन कराने से पहले आपको ये MgO की जो लेयर बन रखी है इस लेयर को हटाना होता है, इस जिससे कि आपको ये प्योर Mg मिल पाए। अगर आप डायरेक्ट उसी रिबन के साथ होगे जो करवाओगे जो वहाँ पर पड़ी हुई है बहुत लंबे टाइम से, तो आपकी रिएक्शन Mg के साथ नहीं होगी, आपकी रिएक्शन किसके साथ होगी, MgO के साथ। और MgO के साथ तो हमें रिएक्शन करवानी ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सैंड पेपर ले लो या कुछ और भी अगर मिल सकता है वो लेके हम इसकी ऊपरी सरफेस को रब करते हैं और ये जो ऊपर से MgO की लेयर है उसको हटा देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, प्योर Mg मिल जाता है। उसके बाद हम जो भी हमें डिज़ायर्ड रिएक्शन करनी है हम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। वैसे भी आपने बहुत सुन लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, हर बार वही पढ़ते रहते हैं। जब भी उन्हें 1-2 महीने में मोटिवेशन आता है तो वही पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब भी आपने बहुत सुन लिया होगा अभी तक, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये आपको आता होगा बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी मैं कुछ अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो उनके लिए क्लियर कर रहा हूँ। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, आपको समझ में तो आ गया है। ये मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ में कुछ तो दिखे, है ना, रंग बिरंगा सा। तो पहले का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले का आंसर। वैसे मैं चाहता तो ये आंसर पहले लिख सकता था, इतना टाइम आपका बच जाता। तो एक काम मैं कर लेता हूँ, ये आंसर लिख लेता हूँ, इसे
कट कर लेंगे, इतना टाइम बचा लेंगे। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, ये मैंने आपको बताया था अभी। व्हेन stored it reacts with oxygen present in air to form a layer of magnesium oxide। तो जब ये हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, MgO। ठीक है, दिस लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल। तो ये जो लेयर बना रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो कैसी होती है, क्वाइट स्टेबल होती है। एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से उसकी फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है, जो हमें डिज़ायर्ड रिएक्शन आगे परफॉर्म करनी होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद है द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय द सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड। वही है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लियर करते हैं, जिससे कि जो अंदर मैग्नीशियम छुपा हुआ है वो बाहर निकले और रिएक्शन कर पाए जो भी हमें करानी है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था, बहुत इजी था। एक रिएक्शन क्या है इसकी, मैग्नीशियम था Mg और यहाँ O2 था, तो दोनों ने मिलके क्या करा, बना दिया MgO। बट हमने पढ़ रखा है इस चैप्टर में कि ये तो एक स्केलेटल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना होगा, तो आओ बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो Mg1 है, यहाँ Mg1 है, ठीक है, यहाँ Mg2 है, तो यहाँ लगेगा 2MgO और यहाँ भी लग जाएगा 2Mg, तो ये हो गई बैलेंस। बैलेंस करने की टेंशन मत लेना, अभी हम आने वाले आगे क्वेश्चंस में बहुत सारे रिएक्शन बैलेंस करने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहाँ पर, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। नीचे कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनके लिए हमें पहले तो इनको अभी ये कैसे लिखी हैं, ये लिखी है वर्ड इक्वेशन में, हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अभी ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, हमने सीखा था इस चैप्टर के ओवरव्यू में, कॉन्सेप्ट वगैरह में। तो हमें इस पहले वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में, और उसके बाद उसे बैलेंस भी करना है। तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है वो। तो चलो करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, है ना, क्या लिखा था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, H, लेकिन सिर्फ H नहीं लिखते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि ये इतने फ्रीली नहीं मिलते हैं, मतलब अवेलेबल नहीं है। तो ये H2 होगा, और क्लोरीन होता है Cl, ये भी डबल होता है, मतलब 2 क्लोरीन साथ में अटैच्ड रहते हैं, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, जिसको बोलते हैं HCl। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। ये जो इक्वेशन लिखी है ऊपर, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, और जो हमने नीचे लिखी है इसके बाद इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, या केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। और अब जो हम बनाने वाले हैं वो बनेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो इसको हम स्केलेटल भी बोल सकते हैं, या आपने सीखा था लास्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के, स्केलेटल भी बोलते हैं इसको। तो अब बैलेंस कैसे करना होता है, सबसे पहले जितने भी आपके इसमें एलिमेंट हैं उनका नाम लिखो। मैं इसको अलग कलर से करता हूँ, इससे दिखे अलग से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन, 2 ही हैं इसमें तो। और LHS में देखते हैं कितने हैं, और साथ ही RHS में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो H कितने हैं, 2, तो H2 हैं। इधर H कितने हैं, 1। क्लोरीन यहाँ कितना है LHS में, ये पूरा हिस्सा LHS है, आपको पता होगा,
और ये हिस्सा RHS, ये राइट हैंड साइड है तो RHS है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है इसीलिए ये LHS है। क्लोरीन यहाँ LHS में 2 दिख रहे हैं, दिख रहा है 2 कैसे दिख रहे हैं, क्लोरीन के नीचे 2 लगा पड़ा है। अच्छा, मैं आपको कुछ और चीज़ें क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ क्लोरीन के बेस पे 2 लगा है, इसका मतलब होता है क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब ये होता है। क्लोरीन के आगे भी 2 लगा है, इसका मतलब अगर लगा होता तो इसका मतलब क्लोरीन कितने हैं, 2। मान लो बस अभी के लिए, अगर HCl के बेस में 2 लगा दिया तो क्लोरीन तो 2 है, ये बात सही है, लेकिन ये 2H के लिए नहीं है, ये 2H के लिए नहीं होता। तो H अभी एक ही है, जबकि क्लोरीन कितने होंगे, 2। आगे क्वेश्चंस में हम और समझेंगे, अभी बस मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, तो क्लोरीन हमारे RHS में कितने क्लोरीन हैं, सिर्फ 1 क्लोरीन है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो ज़्यादा नंबर क्या है, बड़ा नंबर देखना होता है इसके बाद, तो बड़ा नंबर 2 है, चाहे वो H में हो या Cl में, कहीं से भी देख लो। तो चलो पहले हाइड्रोजन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ 2 है तो हमें इस RHS में भी 2 लाना होगा, और मैंने आपको बताया था हम प्लस माइनस या डिवाइड नहीं कर सकते, हम एक चीज़ कर सकते हैं बस, मल्टीप्लाई। तो हमें करना है मल्टीप्लाई। अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत बेसिक मैथ्स है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2। और जैसे ही आपने यहाँ हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो RHS की साइड आपको असली ऊपर इक्वेशन में भी ऐसा करना होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं इस पर एक बार ये मिटा के दिखाता हूँ। आपको RHS में हाइड्रोजन पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। और अलग से मैं क्यों दिखा रहा हूँ रेड कलर से, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये ऑलरेडी बुक में था या हमने अभी किया है। तो ये मैंने 2 से कर दिया। अब जैसे ही आपने 2 से H में मल्टीप्लाई किया, 2 की मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली Cl में भी हो गई, तो गलती से Cl में भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ आ जाएगा 2। और ये गलती से ही सही, बट दोनों साइड क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है, दिख रहा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, बहुत सही आसान तरीके से बताया मैंने, बहुत स्लोली, ताकि आप टाइम लो लेकिन इसको अच्छे से समझो। अगर फिर भी कोई इश्यूज होते हैं तो पूछ सकते हो आप। अभी एक चीज़ मैंने इसमें अभी मिस करी है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ कि हमें अपनी इक्वेशन के साथ साथ इक्वेशन में उनकी फिज़िकल स्टेट भी दिखानी होती है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ जो होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, तो मुझे ब्रैकेट में G लिखना चाहिए, स्मॉल g। सेम क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में होगा तो यहाँ भी G होगा। और क्योंकि दोनों गैसियस स्टेट में है तो हाइड्रोक्लोराइड भी, तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस स्टेट में होगा। ये आपने पढ़ा होगा अपनी NCERT की बुक को, अगर सही से पढ़ा है तो। बट कोई बात नहीं, अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम आगे इसको और क्लियर कर लेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिख रहा है इसमें, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आप लोग अपनी NCERT की बुक भी साथ में रखिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी NCERT की बुक है, इसीलिए बार बार वो तो मैंने स्क्रीन पे इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ा आइडिया मिलता रहे, लेकिन यहाँ हमें बार बार पेज ऊपर नीचे करने पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने बुक भी साथ में रखी है। तो आप भी रखना ताकि क्वेश्चन देख पाओ कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड के ही सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, वो है बेरियम क्लोराइड
प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स, क्या दिया इसने, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा बहुत आपने 9th में सीखा होगा कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं और कैसे लिखने होते हैं। तो बेरियम क्लोराइड जो है ये होता है BaSO4, BaSO4, और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, ओ सॉरी, बेरियम क्लोराइड BaSO4 नहीं होता, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4। तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये जो कुछ कंपाउंड हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये अभी ऐसा मत सोचना कि आपको कभी याद नहीं हो पाएंगे या बहुत टफ है, मैं कहाँ से बता रहा हूँ अपने मन से। ये ना प्रैक्टिस के साथ डे बाय डे आपको धीरे धीरे याद होते रहेंगे कि बेरियम क्लोराइड को हम BaCl2 बोलते हैं और एल्यूमिनियम सल्फेट को हम Al2SO4 का होल थ्राइस बोलते हैं। वैसे 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि BaCl2 को BaCl2 क्यों बोलते हैं। मैं उसको अभी यहाँ पर ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, 9th का सिलेबस है, 9th के वीडियो में देख लेना। लेकिन ये फॉर्मूलाज जो आपको बनाना सिखाना होता है ये 9th में हो गया होगा, तो अभी मैं इसको यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन जो हमारी है ये हमें बना के देती है बेरियम सल्फेट, जिसे बोलते हैं BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन बन गई। हमने जो ऊपर रिएक्शन दे रखी है इसे बोलते हैं, जो ये रिएक्शन दे रखी है ऊपर इसे क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, और हमने नीचे इसका क्या बना दिया, वर्ड इक्वेशन का केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को हमने करना है बैलेंस। तो बैलेंस करना हमने सीखा हुआ है, कैसे करते हैं, तो करते हैं इसको बैलेंस। सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के नाम लिख लो। तो पहला एलिमेंट कौन है, Ba। बी को अलग और ए को अलग मत लिखना। Ba होता है बेरियम, फिर Cl क्लोरीन, और फिर है एल्यूमिनियम Al, और उसके बाद S फॉर होता है सल्फर, और O फॉर ऑक्सीजन। SO4 को साथ साथ मत लिखना, ठीक है। और इसके बाद हम LHS में अलग, LHS कौन होता है आपको पता ही होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है इसे बोलते हैं LHS, और जो राइट हैंड साइड का पार्ट है इसे हम कहते हैं RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले देख लेंगे हमारे एलिमेंट के कितने हैं और RHS में कितने हैं। LHS में आप देख पा रहे होंगे भी, ये कितने हैं, जो बेरियम है ये एक बेरियम है, और Cl कितना है LHS में, क्लोरीन है 2, क्योंकि क्लोरीन के बेस में लगा है 2, तो क्लोरीन कितना है 2। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम के बेस में भी 2 है, तो एल्यूमिनियम है 2। सल्फर कितना है, ये अच्छा है, देखो SO4 ऐसे लिखा हुआ है और SO4 के होल में 3 है, तो इसका मतलब S तो ब्रैकेट के अंदर 1 है, और ब्रैकेट के अंदर O कितने हैं, 4, O हैं ब्रैकेट के अंदर 4 और S 1, बट ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी है, 3, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं, तो 3 1 जा 3, तो S कितने हो गए 3, 3 4 जा 12, और O कितने हो गए 12। समझ पा रहे हो इसको। अभी मैंने इसको इतना ब्रीफ किया है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको मैं दोबारा से किसी अगले पार्ट में बता दूंगा फिर से। फिलहाल हम चलते हैं अपने सल्फ़र की ओर। सल्फ़र कितने हैं हमारे पास, 3 सल्फ़र हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ S की पावर है 1 और यहाँ बाहर 3 पूरे ब्रैकेट को लेके चल रहा है, तो S भी उसके अंदर आता है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा S के साथ, तो 3 1 जा 3, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं 12, मैंने अभी बता दिया, यहाँ बताया मैंने आपको कि ऑक्सीजन कितने हैं 12।
ऐसे ही हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो बेरियम है हमारे पास 1, यहाँ पे दिख रहा होगा, और क्लोरीन हमारे पास है 3। देखो Cl के बेस में क्या लिखा हुआ है 3, तो क्लोरीन 3 है। एल्यूमिनियम है 1, सल्फ़र कितना है, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन कितना है 4। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा है, 12, जो किस में है, ऑक्सीजन में। तो हम बड़े नंबर को कम नहीं करते, हम हमेशा कम वाले को बड़ा करते हैं। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 12 हो जाए, तो 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये बन जाएगा 12। जैसे ही मैंने यहाँ ऑक्सीजन के RHS में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे रिएक्शन के RHS में ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ आगे से 3 लगा के बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन में, तो 3 का ऑटोमेटिकली एक मल्टीप्लाई हो गया Ba के साथ। तो अब मुझे Ba को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, मजबूरी है, वो हुआ है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, और जैसे ही ये किया तो 3 का मल्टीप्लाई S के ऊपर, सल्फ़र के ऊपर भी हुआ। तो सल्फ़र कहाँ है, सल्फ़र को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा करने से सल्फ़र तो अच्छा बैलेंस हो गया, बट Ba क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। Ba यहाँ 1 है LHS में और RHS में 3 हो गए, बट कोई बात नहीं। अब कौन बड़ा नंबर है, तो 3 और 2 यहीं दिख रहे हैं। कहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है, मैं पहले बीच से इसको मिटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब इसके बाद बड़ा नंबर कौन है, तो बड़ा नंबर हमें दिख रहा है 3। तो 3 कहीं का भी बैलेंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्लोरीन वाला कर लेते हैं। देखो क्लोरीन में ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, क्लोरीन यहाँ 2 है और इधर क्लोरीन 3 है। तो अब मैंने आपको बताया था कि छोटे वाले को बड़ा करना होता है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बन जाए। तो अब यहाँ पे पॉइंट में तो लिख सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, हम इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 क्लोरीन को LHS में, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि दोनों साइड 6 हो जाए। 3 2 जा 6 और 2 3 जा भी 6। तो ऐसा करने से ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। और जैसे ही आपने ये यहाँ किया, आपको ऊपर रियल इक्वेशन में भी ऐसा करना पड़ेगा। पहले मैं रियल इक्वेशन को थोड़ा क्लीन कर दूँ, ये बहुत भर गई है अभी। हाँ, तो अब क्लोरीन में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया LHS में, तो मैंने भी कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, तो Ba को फ्री फंड की 3 की मल्टीप्लिकेशन मिल गई और Ba भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आएगा 3। ऐसे ही यहाँ पर बस इतना ही था। अब यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ की इक्वेशन में जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एल्यूमिनियम को फ्री फंड की 2 से मल्टीप्लिकेशन मिल गई और ये हो जाएगा 2। तो अब आप देख पा रहे होंगे सब बैलेंस हो चुके हैं, यहाँ 3 यहाँ 3 भी बैलेंस्ड, भी 3 भी बैलेंस हैं और 12 12 भी बैलेंस्ड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने इनकी फिज़िकल स्टेट नहीं लिखी है, मैं वो अलग से लिख देता हूँ। देखो BaCl2 जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में है इस टाइम पर। अब फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि मुझे कैसे पता कि ये सॉलिड स्टेट में है। तो मोस्टली BaCl2 सॉलिड स्टेट में ही मिलता है, सॉलिड कंडीशन में। सेम Al2SO4 के लिए भी S और BaSO4 भी सॉलिड है और यहाँ सभी सॉलिड है। देखो वैसे आपके एग्ज़ाम में कोशिश ये करना कि आप सभी इक्वेशंस में उनकी फ़िज़िकल स्टेट दिखाएं, अगर आपको आती हैं तो। अगर नहीं एग्जैक्टली श्योर नहीं हो तो फालतू में उसमें उसकी फ़िज़िकल स्टेट मत लिखना, उसे रहने देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फ़िज़िकल स्टेट दिखानी है, फिर तो ज़रूर लिखना है आपको, तो वो करना ही होगा। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का ही अभी भी चल रहा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन जो है वह है सोडियम
प्लस वाटर साइड एंड वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। तो सोडियम को बोलते हैं Na और वाटर होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन होता है H2। करना Na आएगा। अब तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा सब कुछ कैसे करना होता है। LHS और RHS, Na यहाँ 1 है, H यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, Na यहाँ 1 है, H यहाँ ओके। अब यहाँ ना H को 3 मत लिखना डायरेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H पहले अलग है और ये अलग है, तो एक H को आप 1 लिखो और दूसरे H में प्लस दे के आप अलग से लिखो 2। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको कुछ क्वेश्चंस में दिखेगा। अभी एग्जैक्टली इसमें देखते हैं पता चलता है या नहीं। अगर आप 3 लेके करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बार क्वेश्चन हो ही नहीं पाता। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसको अलग से करने का। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ठीक। तो आप देखो बैलेंस करने के लिए गए तो Na ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे करने की तो ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन को भी नहीं करना। सबसे बड़ा नंबर हाइड्रोजन। अब इसमें आपको क्या करना होता है, पहले तो किसी भी साइड इवन नंबर नहीं आने चाहिए ऐसे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 + 1 आ रहा है 3। 3 तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसको इवन बना दे मिनिमम, इससे थोड़ा सा ही बड़ा हो। यहाँ 2 है, 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा 3। 3 तो इवन है नहीं, 4। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टोटल साइड हम क्या ले आएँ, 4 ले आएँ, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हो जाएगा ये 2 + 2 4। और जैसे ही आपने इस पहले H के लिए, ये 1 कहाँ से आया, ये 1 आया है इस H की वजह से। तो जैसे ही आपने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया तो आपको इक्वेशन में भी करना पड़ेगा। करो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, Na को भी फ्री फंड की 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और O को भी, तो O को भी फालतू का 2 का मल्टीप्लाई झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा करने से यहाँ तो 4 हो गया। हाइड्रोजन में भी आप क्या करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हाइड्रोजन में जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, H को तो हुआ ही हुआ, ऑक्सीजन को भी फ्री फंड का मल्टीप्लिकेशन झेलना पड़ गया और ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो आपका H और O दोनों बैलेंस हो गए, बचा Na को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और यहाँ दोनों साइड 4 हैं, यहाँ दोनों साइड 2 हैं। अब Na के सामने क्योंकि यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको ऊपर इक्वेशन में भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने समझने के लिए। रियल सारा काम तो कहाँ हो रहा है, ऊपर रिएक्शन में। तो ये सब रिएक्शन में दिखना चाहिए, जो जो काम आप नीचे कर रहे हो सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो सब रिएक्शन में शो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी देख लेते हैं कि फिजिकल स्टेट। देखो सोडियम तो आपका सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर तो आपको पता ही क्या है, वाटर में होता है लिक्विड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होगा लिक्विड स्टेट में, क्योंकि वो पानी में मिला हुआ है। ओके, इसको लिक्विड नहीं बोलते, लिक्विड सिर्फ पानी के लिए लिखते हैं। यहाँ पर आएगा AQ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आएगा AQ, और हाइड्रोजन तो गैस है तो ये तो उड़ गई जी, ठीक। ओके, अब चलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट इसका, ओके अगला पार्ट तो कोई है ही नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of
सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हो जाएगा, ये इससे करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो पानी में आपने क्या मिलाया? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के लिए हमने पहले इसके लिए लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या बनेगी? वर्ड इक्वेशन, सॉरी, वर्ड इक्वेशन क्या होगी? बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ। तो लिखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट, और रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसा है? इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल के लिए ना ऐसे एरो होता है डाउन, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आपको पता ही होगा, खाने में यूज़ कर रहे हो आप, और कुछ याद हो ना हो, ये तो सभी को याद होता है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, इसको करते हैं आप केमिकल इक्वेशन में। तो BaCl2। ठीक है, फिजिकल स्टेट भी लिख लेते हैं, चलो। ये क्योंकि पानी में मिलाया सॉल्यूशन, ऊपर क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा, क्योंकि दोनों जो रिएक्शन हो रही है कम्प्लीटली वाटर में हो रही है, तो एक्वस सॉल्यूशन होगा ये, इसलिए AQ लिखा है मैंने। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ये भी AQ होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो ये भी पानी में मिला रखा है। बेरियम सल्फेट BaSO4, ये तो बहुत आसान है, और क्योंकि ये ऐसे इनसॉल्युबल है तो इसको तीर इसको नीचे को लगा के रखते हैं, और ये सॉलिड है, इसको भी लिख लो सॉलिड में, क्योंकि इनसॉल्युबल है इसलिए सॉलिड है। सॉलिड ये जो पानी में घुलेगा नहीं अच्छे से, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर कोई पानी में नहीं घुल पा रहा है सही से तो वो अभी बेरियम सल्फेट जो होता है सॉलिड में होता है, सिर्फ इस सिचुएशन में। ठीक है, अभी तुम बोलने लग जाओगे पानी में तो तेल भी नहीं घुलता, तो क्या वो सॉलिड है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो सोडियम आ गया NaCl। ठीक है, NaCl आपका एक्वस है, AQ। ठीक है, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, एक बात बताना पहले, ये किस टाइप की रिएक्शन दिख रही है हमें? कुछ आइडिया है? यहाँ देख रहे हो, Ba यहाँ था और SO4 यहाँ था, और Cl2 यहाँ से और Na यहाँ से, ये सब ऐसे आपस में मिल रखे हैं, मतलब ये कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, ये तो आप सभी रिएक्शन को देख के समझ रहे होंगे, ये मैंने ऐसे ही बस पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। फिलहाल हम करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले सबसे पहला एलिमेंट है बेरियम, फिर है क्लोरीन, फिर है सोडियम, और फिर है सल्फ़र, और लास्ट में ऑक्सीजन। तो बेरियम कितने हैं हमारे पास? बेरियम है 1, क्लोरीन कितना है? 2, सोडियम कितना है? 2। कैसे बोल रहा हूँ मैं? यहाँ सोडियम के बेस में देखो 2 लिखा हुआ है। सल्फ़र कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। सेम ऐसे ही RHS में देखते हैं, बेरियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1, सोडियम कितना है? 1, सल्फ़र कितना है? 1, ऑक्सीजन 4। ओके, तो इसमें बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2। तो करो, पहले क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 2 है तो इसको तो कम कर नहीं सकते। यहाँ साइड क्लोरीन को बढ़ा लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा असली रिएक्शन में। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही Na को भी 2 की मल्टीप्लाई लग गई फालतू फालतू की, तो कर दो 2 को इससे मल्टीप्लाई, और ये तो करने से फ़ायदा हो गया, बैलेंस भी हो गया। ये बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड, ये भी बैलेंस्ड, ओ सभी बैलेंस्ड हो गए, सिर्फ एक ही इसमें हमने चेंज किया बस। तो बहुत इजी इक्वेशन थी ये। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग अब। इसमें क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, मुझे एक चीज़ और याद आई अभी,
कि जो इससे पहले आपने अभी रिएक्शन करी उसमें इनसॉल्यूबल आइटम बन रहा है ना, बेरियम सल्फेट का इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन के एग्जाम्पल के लिए भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जो कराया है वहाँ पे दिखा रखा है कैसे इसको करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड का सेकंड पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है इसे हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कहाँ पर, पानी के अंदर। क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, वो भी पानी के अंदर। और इसने हमें क्या दिया फिर, इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आपको पता ही है, फिर से वही खाने में यूज़ करते हो आप हमेशा। तो सोडियम क्लोराइड दिया इसने, और साथ में क्या दिया, वाटर। वाटर का तो सभी को पता होता है। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं HCl, और सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl, सबको पता है, नमक। और वाटर को बोलते हैं H2O। तो क्योंकि ये रिएक्शन पानी में हो रही है तो ये एक्वस है, और ये HCl भी एक्वस है, AQ। सेम NaCl भी पानी में घुला रहेगा, और वाटर को हम एक्वस नहीं लिखते हैं, उसको L लिखते हैं क्योंकि वो लिक्विड है। एक्वस तो वो होता है जो पानी में मिलके बनाया होता है, पानी को खुद लिक्विड बोलते हैं, पानी को एक्वस मत लिखना। ओके, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये किस टाइप की रिएक्शन दिख रही है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिख रहा है। ये OH इस H के साथ रिएक्ट कर गया, और ये Na इस Cl के साथ रिएक्ट कर गया। तो कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो फिलहाल फिर से आगे बढ़ते हैं। सोडियम कितना है ये चेक करेंगे, ऑक्सीजन कितना है चेक करेंगे, हाइड्रोजन चेक करेंगे, और क्लोरीन। और ये रहा LHS का डब्बा, ये रहा RHS का डब्बा। LHS में कितने हैं, ये ना आप लोग ऐसा करना, अगर सीख चुके हो अब तो पहले वीडियो पॉज कर लेना, खुद से करना, फिर देखना क्या आंसर सही जा रहा है या नहीं। वैसे ज़रूरी नहीं वीडियो में देखना, आप कहीं भी देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Na में 1 है, ऑक्सीजन कितना है अपने पास 1, हाइड्रोजन कितना है 1 + 1, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अलग से और ये हाइड्रोजन अलग से। क्लोरीन कितना है अपने पास 1, और Na यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस दिख रही है इक्वेशन। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1 1 1 1 2 2 1, सभी बैलेंस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना, मजे करो। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो पेज नंबर 6 के सभी इंटेक्स क्वेश्चन थे वो अब जाके कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 के इंटेक्स क्वेश्चन पे, वो क्या है। तो ये बहुत देर से भटक रहा है बेचारा, इसको अब हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस है वो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ ये कहाँ का है, बाद में आप कंफ्यूज हो। ये कहाँ से बिलोंग करता है, इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्टकट में पेज नंबर 10। पहला क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग में, वाइट वॉशिंग मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो चूना लगाना, चूना लगा रहे हो तुम, ठीक है। तो चूना किसको बोलते हैं, CaO को, ठीक है। ये कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमने इससे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसके पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एक पत्थर मिलता है, तो उसको बोलते हैं लाइमस्टोन, और उसकी प्रोसेस करके उसको डिकम्पोजिशन होता है उसका, उससे हमें CaO मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। और इसे बाद में पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो CaO + H2O ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसे बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, ठीक है।
अगर हिंदी मीडियम वाला कोई देख रहा है तो इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको बिना बुझा चूना चूना बोलते हैं, और उसको चूने का पत्थर बोलते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको आराम से समझाता हूँ, ये बहुत तेज़ी से समझा दिया नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वो सॉल्यूशन एक्स कौन है, वो है ये CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यही इसका आंसर हो गया। मैं इसमें और ज़्यादा नहीं लिख रहा इसको ज़्यादा क्लियर करके। सेकंड है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। ओ, ये रिएक्शन ये हो गई, तो बहुत सिंपल हो गया पहले से ही। तो ये पहला आपका एक्स था, और इस एक्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं स्लेट लाइट, या फिर इसको कैल्स भी बोलते हैं, पहले यहाँ पर भी बोलते हैं, पहले यहाँ पर लिख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्पेलिंग समझ लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। एक सेकंड, 1.7 एक्टिविटी देखनी पड़ेगी पहले अपने को। तो भी रखिए यहाँ 1.5, ओके ये वाली, अच्छा हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको अभी। सेकंड क्वेश्चन इसका कि वैसे तो हम एक्टिविटी के लिए एक अलग से वीडियो करने वाले हैं, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। उसमें 2 बीकर्स या ट्यूब्स लगी हुई हैं, एक कैथोड की साइड एक एनोड की साइड। तो वहाँ पानी का मतलब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो एक साइड H के पार्ट में टूटता है वो, और एक साइड O के, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है H होते हैं 2, जो रेशियो है H का वो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन कम। इसलिए लिखा है वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी ये डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। तो यही रीज़न है, क्योंकि आपको लिखना है इसका आंसर, क्योंकि H2O में H का रेशियो 2 होता है जबकि O का 1। तो ऑक्सीजन अगर 1 हो हमें मिल रही है तो हाइड्रोजन डबल मिलेगी। एक्टिविटी करेंगे इसको फिर से, वहाँ पे इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाऊंगा आपको। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो ख़त्म भी हो गया। अब चलते हैं अगले इंटेक्स क्वेश्चन की ओर। अगला इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। ये भी कब से भटक रहा है ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखवा दूँ क्या मैं आपको उसके ऊपर का? तो एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यार, बाद में सब गड़बड़ ना हो जाए। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दे रहा हूँ। तो मैंने इसमें आंसर यहाँ पे लिख दिया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कि वो डबल जमा क्यों हो जाती है गैस और एक साइड उसका हाफ क्यों होता है। तो लिखा क्या, एक बार इसको पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। वाटर H2O कंटेन्स, वाटर एक्चुअली ब्रैकेट होना चाहिए, एक सेकेंड। वाटर कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, ये हम लोगों को पता ही है हमेशा से। Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis, इलेक्ट्रोलिसिस की ये जो प्रोसेस है आपने पढ़ी है इसमें डिकम्पोजिशन में, ऑफ वाटर इज इन अ 2:1 रेशियो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। आप समझ गए हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो टाइम बचाते हुए मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंटेक्स
13। इंटेक्स पेज नंबर 13। आपने अपनी जब नोटबुक में ये क्वेश्चंस लिखते हो तो हर पेज नंबर के हिसाब से इंटेक्स लिख लिया करो, ताकि आपको कभी रिवाइज करते टाइम क्वेश्चन देखने का मन हो तो आप एग्जैक्टली डायरेक्ट उस पेज पर जाके उसको ढूंढ सकते हो। तो अब क्या क्वेश्चन है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो बहुत सिंपल है, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं पहले। ये हो गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 बोलते हैं इसको, और इसमें आपने आयरन नेल डाल दी, आयरन मतलब Fe, ठीक है। तो अब इसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, तो मैं बताता हूँ आपको इसका रीज़न क्या है। वैसे यहाँ से जो कॉपर सल्फेट होता है ना, उसका कलर होता है ब्लू। ये पहले याद कर लो अच्छे से कि कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन है, कॉपर से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन है, तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू। और आयरन से अगर कोई बनता है, तो अभी रुक जाओ पहले पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसा होता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आयरन आता है, और आयरन बाद में इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो बना देता है FeSO4 और कॉपर को अकेले साइड में फेंक देता है। तो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये आपके लिए हो गया डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। तो जब भी कोई सॉल्यूशन जिसमें आयरन हो वो होता है कैसा, ग्रीन, ठीक है। ये सॉल्यूशन के कलर लिखे हुए हैं। तो रीज़न ये है कि उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता है जिसका कलर होता है ग्रीन। बात समझ गए, ये नॉर्मल थ्योरी हो गई। इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन तो चलो मैं इसको फिर से लिख ही लेता हूँ एक बार सही से। यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ इसका ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्यों है तो ऐसा, बिकॉज, सीधे बिकॉज से लिखते हैं, बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बस यही तो आंसर है। एंड फॉर्म आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, बस, विच इज ग्रीन इन कलर, जो कि रंग में कैसा होता है, हरा होता है। तो हो गया, तो आपको इक्वेशन ऊपर दिख गई, ये नीचे इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से आप कर लेना इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओ ये तो अभी कर रखी है हमने ऊपर, ऐसा करना ऊपर से कर लेना इसको मैं नहीं करा रहा। इससे पहले हमने ऊपर क्वेश्चन में एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देखा है, ये तो आप कर सकते हो। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 3। 2 को तो स्किप करना पड़ेगा, ऐसा करता हूँ यहाँ पर 2 लिखता हूँ और लिखता हूँ तुम्हारा होमवर्क है ये हो गया होमवर्क फॉर यू। ओके, तो क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद कोई परेशान नहीं कर रहा तुमको पढ़ने के लिए अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। ओके, इसमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड। तो पहला रिएक्शन है 4Na + O2 और इसने बना के दिया 2Na2O। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें Na के पास O जाके मिल गया तो Na, ये अलग से, हाँ इस पर भी तीर मान के मत चल लेना, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ ये मान लो। Na is being
ऑक्सीडाइज्ड, ये तो पता ही है क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐड होता है, तो उसको बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और बस इसमें एक ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा क्या है, CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O, इसमें तो बहुत सारा, हाँ देखो CuO हो रहा है रिड्यूस्ड, CuO इज रिड्यूस्ड, सिर्फ ऐसा नहीं, बीइंग रिड्यूस लेना चाहिए, Cu इज बीइंग रिड्यूस, सुनने में अच्छा लग रहा है, इंग्लिश ऐसी कुछ इंग्लिश में सही नहीं बैठ रहा ना। तो CuO इज बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन चुरा लिया किसी ने और क्या बना दिया, Cu। अच्छा, कोई गलती से भी ये मत लिखना कि Cu इज बीइंग रिड्यूस्ड, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं ऐसा मत लिखना, Cu का रिडक्शन नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन कभी भी ये मत लिखना कि ऑक्सीडेशन Na2O का हुआ, क्योंकि उसके पास तो ऑक्सीजन दिख ही रहा है। ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसके पास तो ऑक्सीजन था ही नहीं। इसे ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ठीक है, CO इज बीइंग रिड्यूस्ड, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, और हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये इसका आंसर है। यहीं पे आके ये ख़त्म हो गया, ये इसके फाइनल आंसर है। ठीक। अच्छा, अभी ये सवाल भी आ सकता है आप लोगों के मन में कि क्या हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब H कहीं जुड़ता है तब तो वो रिडक्शन होता है। तो हम हाइड्रोजन से ज़्यादा जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे पहले ऑक्सीजन को। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ आप हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ये गेम खेल सकते हो, बट प्रायोरिटी तो रहेगी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये हुआ इंडेक्स क्वेश्चन पहले चैप्टर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन भी वो आएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, और एक वीडियो और रहेगी एक्टिविटी की। देखो, इतनी बहुत सारी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हम इसको सब कुछ समझ पाए, हमें सिर्फ आंसर कॉपी में लिखने नहीं है, क्योंकि CBSE के क्वेश्चंस आंसर ऐसे बुक से उठ के नहीं आते हैं। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम CBSE के क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे, फिर वही बहुत लो मार्क्स आते हैं। तो और अभी सिर्फ CBSE के आप हो, तो अभी इसको सही से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।